पिछली क्लास में आपको हमने अंतिम वस्तुओं की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में जानकारी दी थी। अब आगे आपको देखना है, जैसे आपने पढ़ा कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो जीडीपी है, पिछले चैप्टर में बताया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी है वह जो है कितना अपना योगदान देती है और वह सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में कितना योगदान देती है, इसके बारे में चार्ट हैं, इन्हीं को देखना है और इनसे देखकर एम्प्लॉयमेंट से या रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो जैसे ये आपको पहला दिया है, शेयर ऑफ द सेक्टर जीडीपी इन प्रतिशत में है, यानी प्रतिशत में जीडीपी की बात करें तो 1973 या 1974, 1973-74 में जो ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, ये सेकेंडरी सेक्टर का है और ये टर्शियरी सेक्टर का है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा लगभग 40% से अधिक, सेकेंडरी का हिस्सा लगभग 10% और टर्शियरी का हिस्सा लगभग 52% के आसपास था। जबकि 2013-14 में अगर कहें तो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा जीडीपी में मात्र 12 से 13% और सेकेंडरी सेक्टर का लगभग 15 से 20% और सबसे अधिक मात्रा में टर्शियरी सेक्टर की हिस्सेदारी है। यहाँ करोड़ रुपए में है। अगर आप देखें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर 1973 एंड 4 का दिया है और फिर यहाँ पर दिया है कि यह जो है 2013-14 में कितने करोड़ हिस्सेदारी थी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये समझना है, दिया है कि ग्रोथ रेट्स की बात करें, एम्प्लॉयमेंट्स ग्रोथ रेट्स की बात करें तो दिया है कि सर्विस सेक्टर ग्रोथ एंड 40% एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ऑफ 5%। यानी इसकी बात करें तो यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी लगभग 14% है। अब यहाँ पर आ जाए एम्प्लॉयमेंट्स की, ये जीडीपी है, ये एम्प्लॉयमेंट्स है। एम्प्लॉयमेंट में 1972 और 73 में 74% लोग प्राइमरी सेक्टर पे एम्प्लॉयमेंट्स पाते थे, 11% लोग सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पाते थे और 15% लोग जो है टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पाते थे। जो 2012-13 में क्या है, 49% एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर का है, 24% सेकेंडरी सेक्टर का है और 27% एम्प्लॉयमेंट किस में है, टर्शियरी सेक्टर में है। तो बताया जा रहा है कि सेक्टर ग्रोथ की बात करें, यहाँ पर अगर जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर ने 14% की ग्रोथ की है। कितने, 14% की ग्रोथ की है। जबकि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में अगर आए तो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में इसने 15 से 27, मतलब यहाँ पर 15% ग्रोथ था, अब 27% है। तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ अगर कहें तो सिर्फ कितना है, 8% है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 8% है। तो इसमें अगर कहें तो हिस्सेदारी की बात करें तो जैसे यहाँ पर अगर देखें 2013-14 में तो जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो प्राइमरी सेक्टर का लगभग 14 से 15% होता है या 12 से 14% है। और जबकि इसमें एम्प्लॉयमेंट्स कितने लोग पाते हैं, 49%, यानी देश की लगभग आधी आबादी एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त करती है। तो वही चीज देखना है कि टर्शियरी सेक्टर में जीडीपी ग्रोथ जितनी स्पीड से हुई उतनी स्पीड से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो पाई। तो सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता है, एग्रीकल्चर एरिया में, या कह दें जो प्राइमरी सेक्टर है उस सेक्टर में सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट्स मिलता है। इसलिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स का अधिक बोझ है या लोगों के कार्य की अधिक कार्य क्षमता या अधिक लोग वहाँ पर कार्य करने में लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर अल्प बेरोजगारी की समस्याएं आती हैं। अब देखना है अल्प बेरोजगारी क्या है, या इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट्स क्या है, अंडर एम्प्लॉयड या अल्प बेरोजगारी क्या होती है। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं,
यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा दें तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। यानी दूसरे शब्द में कहें कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी होती है। यहाँ पर अभी एक उदाहरण देकर आपको हम समझाएंगे इसका मतलब क्या है। यानी कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, यदि कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हम हटा के बाहर एम्प्लॉयमेंट दे दें तब भी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं होगा। अतः कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है, यानी कि वहाँ पर लोग पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं पाते हैं। There are more people in agriculture than is necessary. So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in agriculture sector are underemployed. यानी यहाँ से अगर हम कुछ लोगों को आउट कर दें तो भी प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक स्मॉल फार्मर है जिसका नाम लक्ष्मी है। एक स्मॉल फार्मर है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी है। उसके पास 2 हेक्टेयर का एक लैंड है या भूभाग है। पिछले इसमें इतना समझना है कि ये अन इरिगेशन है, यानी कि सिंचाई के लिए उपयुक्त भूभाग नहीं है। तो 2 हेक्टेयर का भूभाग है किसके पास, लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर का भूभाग है। इसकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, यानी 5 लोग इसके परिवार में रहते हैं। और ये पांचों के पांचों लोग क्या करते हैं, इस भूमि पर काम करते हैं, यानी इस 2 हेक्टेयर भूमि पर कृषि करते हैं। और पूरे वर्ष में ये जो है लगभग 10 कुंटल ज्वार और 5 कुंटल अरहर का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना। 10 कुंटल्स ज्वार और 5 कुंटल अरहर का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये क्या हुआ, कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ इस 2 हेक्टेयर में 5 मेंबर लगे हैं, बल्कि यहाँ 5 मेंबर की ज़रूरत नहीं है। इतने लोगों के काम की आवश्यकता यहाँ नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि एक सुखराम नाम का लैंडलॉर्ड्स है, यानी कि भूस्वामी वाला या बड़ी भूमि वाला आदमी है या व्यक्ति है जिसके पास अधिक भूभाग है, लैंडलॉर्ड्स है, सुखराम है। वो करता क्या है कि इन 5 मेंबर से 2 मेंबर्स को अपने भूभाग पर काम करने के लिए हायर कर लेता है या ले लेता है। ठीक है ना, हेयर कर लेता है, ले लेता है। तो 2 मेंबर कहाँ चले गए, सुखराम के पास। तब भी अब यहाँ पर इस 2 मेंबर जाने के बाद यहाँ पर कितने लोग कार्य कर रहे हैं, अब सुखराम के पास ले जाने के बाद यहाँ ओनली 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं या 3 मेंबर्स काम कर रहे हैं। तब भी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उतना ही हो रहा है। यानी कि 2 मेंबर यहाँ आने से हुआ क्या, नो इफेक्ट इन प्रोडक्शन, यानी यहाँ पर प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर जो 5 लोग लगे थे वो 3 लोगों के बराबर का काम कर रहे थे, यानी कि 2 लोग क्या थे, एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। यानी ऐसे कृषि क्षेत्र में जहां पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं और वहां से हम यदि कुछ लोगों को हटा लें तो उत्पादन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ देखेंगे कि इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, इस जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है परंतु किसी को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है, क्योंकि 5 लोग लगे हैं, 3 लोगों का काम है, तो पांचों के पांचों अपनी पूरा काम नहीं कर रहे हैं। यानी यहाँ श्रम प्रयास विभाजित है, यानी यहाँ विभाजित हम 5 लोग हैं, हिस्से से बांट कर काम करेंगे। जैसे इट विल बी सीन हेयर that everyone is working but no one has full employments. Here in fact their labor effect मतलब efforts in divided, यानी यहाँ पर लेबर्स का जो efforts है, श्रम है, वो डिवाइड है या विभाजित है। जैसे घर में अगर 3-4 महिलाएं हैं तो घर का काम बांट लेती हैं कि तुम सब्जी बनाओगी, तुम आटा सानोगी,
और हम सब्जी काटेंगे, हम रोटी बेलेंगे, हम रोटी सेकेंगे। ये काम तो एक दो महिलाओं का है, एक महिला का काम है, लेकिन 3-4 होंगी तो अपने आप में श्रम क्या करेंगी, डिवाइड कर लेंगे कि आप इतना करेंगे, हम इतना करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति कुछ कर रहा है किंतु पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। यानी यहाँ 5 मेंबर हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन कोई अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। यानी यूरी वन is doing something but is not able to use his full potentials। ठीक है ना। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ माइनॉरिटी अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड डाइजेस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो आप इसके 3 नाम समझ गए। अंडर एम्प्लॉयमेंट्स वही चीज है, हिडन एम्प्लॉयमेंट्स वही चीज है, और डाइजेस्ट एम्प्लॉयमेंट्स भी वही चीज है। यानी इसके 3 नाम हैं, अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखिए खुली बेरोजगारी क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट्स क्या होता है। ऐसे लोग जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हैं, खुली बेरोजगारी होती है। यानी कि पीपल हु हैव नो एम्प्लॉयमेंट्स एंड आर सिटिंग आइडियल एनी कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट्स। यानी कि एकदम खाली बैठे, कोई काम नहीं है। और वैसे अगर कहें तो जो ओपन एम्प्लॉयमेंट्स है ये एजुकेशनल सेक्टर में सबसे अधिक पाई जाती है। यानी जो शिक्षा के क्षेत्र से लोग जुड़े होते हैं वहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट्स, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट्स सबसे अधिक पाया जाता है। तो आगे है कि एग्रीकल्चर्स के क्षेत्र में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर्स लैंड्स है उसमें अधिक वर्कलोड है। तो हम कैसे और अधिक एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका भी एक उदाहरण है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि एम्प्लॉयमेंट्स कैसे क्रिएट होगा, हम कहाँ निवेश करेंगे और कहाँ एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होगा। देखिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट्स। हम इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल से पूरा समझाएंगे, आप इसको समझिएगा और अपने मन से नोट्स पे लिखिएगा कि हम अतिरिक्त रोजगार का कैसे सृजन कर सकते हैं। सबके सोचने का तरीका अलग हो सकता है और सब लोग इसको अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। हम वहीं से शुरू करते हैं, लक्ष्मी से ही। लक्ष्मी आपको बताया गया था, उसके पास 2 हेक्टेयर का प्लॉट्स यानी अनइरिगेटेड लैंड्स है, यानी असिंचित भूभाग है, जिसमें सिंचाई ना होने के कारण वहाँ ज्वार अरहर जैसी फसलों का प्रोडक्शन होता है। यानी अगर कहें तो वर्ष में एक ही फसल का प्रोडक्शन हो पाता है, दूसरी फसल को वहाँ नहीं तैयार किया जा सकता है। यानी एक ईयर में 2 फसल नहीं ली जा सकती हैं, ओनली 1 फसल ली जाती है। तो यहाँ नए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु तो सरकार क्या करती है, एक बांध बना के नहर निकाल देती है। जब डैम बनाएंगे तो डैम से ही हम कैनल निकालेंगे। तो टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज द गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन ए डैम एंड कैनल कम आउट ऑफ इट। यानी कि गवर्नमेंट से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सृजन करने के लिए क्या करती है, एक बांध बनाती है और उससे एक कैनल यानी एक डैम तैयार करती है, कंस्ट्रक्शन करती है और उससे एक कैनल को निकालती है। इफेक्ट क्या होगा, अब लक्ष्मी अपने इस लैंड पर रबी मौसम की दूसरी फसल भी उगाएगी। ये अभी पीछे जो थी ये खरीफ की फसलें थी, और रबी की फसलें मतलब सीधी सी बात करें तो व्हीट तैयार करेगी, यानी गेहूं तैयार करेगी। गेहूं, चना, सरसों, मटर ये सभी रबी की फसल होती हैं। तो व्हीट तैयार करेगी यानी गेहूं तैयार करेगी। तो हुआ क्या कि 50 डेज के लिए 2 पर्सन एम्प्लॉयमेंट्स तैयार हो गया। यानी 2 हेक्टेयर भूमि पर अब जो उस समय रोजगार नहीं होता था, जब हमारा खेत खाली पड़ा रहता था, उस समय के लिए उन 50 दिनों के लिए क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट्स 2 लोगों को मिल गया। यानी
गेहूं बोना, निराना, पानी लगाना यानी इरिगेशन करना, कटाई करना, मड़ाना, इन सब कामों के लिए 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिला। ठीक है ना। अब यही नहीं हुआ कि हमने कैनल निकाला, डैम बना दी गवर्नमेंट्स ने, तो एक ही जगह सिर्फ एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट्स मिला। नहीं, इसका कई क्षेत्र पर इसका एम्प्लॉयमेंट्स या इसका प्रभाव बढ़ेगा। कैसे? जब हम अधिक प्रोडक्शन करेंगे, अधिक प्रोडक्शन होगा, मोर प्रोडक्शन होगा, तो हमें आवश्यकता होगी कि हम अपने प्रोडक्शन को या हमारे द्वारा जो उत्पादित उत्पाद है उसको हम बाहर ले जाकर बेचें। तो उन्हें नज़दीक के शहर बेचने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होगी। दे विल नीड ट्रांसपोर्टेशन टू सेल टू द नियरेस्ट सिटी, यानी हमने जो प्रोडक्शन किया है उसको नियरेस्ट सिटी पे सेल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? ट्रांसपोर्ट की। यानी ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ कहा गया कैनल निकाल दिया गया, तो कैनल निकालने से सिर्फ ये नहीं हुआ कि ये 50 लोगों को प्रोडक्शन मिला, ये ट्रांसपोर्ट को प्रोडक्शन मिला। नहीं, हमने कैनल निकाला यानी नहर निकाली तो हम अधिक प्रोडक्शन करेंगे, एक फसल और तैयार करेंगे। उस फसल के लिए हमें बीज भी चाहिए, उस फसल के लिए उर्वरक भी चाहिए, और उसके लिए कृषि उपकरणों की भी जरूरत होगी। यानी द need for seeds, fertilizers and agriculture's equipments will increase for फार्मिंग, यानी अपनी कृषि को की ज़रूरतों को बढ़ाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है ना। जब इनकी ज़रूरत होगी तो इन क्षेत्रों पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा। कुछ लोग बीज के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट्स पाएंगे, कुछ इंडस्ट्री जो उर्वरक की फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री होगी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स पाएंगे, और कुछ जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, उनको बनाने के क्षेत्र में रोजगार पाएंगे। ठीक है ना। तीसरी चीज कंडीशन देखिए, जब अधिक प्रोडक्शन होगा, हम अपने वस्तु को ले जाकर कहीं बेचेंगे तो मतलब सीधी सी है, हमारी इनकम इंक्रीज होगी, यानी आय बढ़ेगी। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम कुछ फैसिलिटीज़ को यूज करना चाहेंगे, कुछ नई फैसिलिटीज़ हम यूज करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर अधिक प्रोडक्शन हुआ लक्ष्मी के घर में, तो लक्ष्मी के बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे, देयर चिल्ड्रंस विल गो टू स्कूल। ठीक है ना। स्कूल जाएंगे तो बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, टीचर्स की ज़रूरत होगी, अदर स्टाफ की ज़रूरत होगी। यानी जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो अधिक स्कूल की ज़रूरत होगी, और अधिक स्कूल की ज़रूरत होगी तो बिल्डिंग बनानी होगी, बिल्डिंग के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा, टीचर्स को वहाँ लगाया जाएगा, टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा, अदर स्टाफ को भी एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा। अगला, अगर लक्ष्मी की इनकम बढ़ती है तो वो अपने स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना चाहेगी, यानी इम्प्रूवमेंट हेल्थ कंडीशंस, अपने हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहेगी, तो उसे डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, नर्स की ज़रूरत होगी, अदर स्टाफ्स की ज़रूरत होगी, यानी अनेक प्रकार के हॉस्पिटल्स डेवलप्ड होंगे, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरा, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, नीड विल इंक्रीज। जैसे हमारी इनकम अधिक होगी तो हमें रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत हो सकती है, कूलर की ज़रूरत हो सकती है, गैस सिलेंडर्स की ज़रूरत हो सकती है, मोटर व्हीकल चाहिए हो सकता है, हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत हो सकती है, पर्यटन, हम घूमने जा सकते हैं। ठीक है, पर्यटन हो सकता है, डेकोरिज्म मटेरियल्स हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की हमारी नीड्स बढ़ती जाएंगी, और हमारी जितनी नीड्स बढ़ेंगी उन सेक्टर में उतना अधिक एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेगा। तो आपको बताया क्या गया कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट्स, यानी अतिरिक्त रोजगार कैसे क्रिएट हो। इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ने एक काम किया, क्या किया? कैनल निकाला ऐसे क्षेत्र पर जहां पर इरिगेशन की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, और उस कैनल के इफेक्ट से हमने देखा कितने ब्रॉड क्षेत्रों पर एम्प्लॉयमेंट सृजित हो रहा है।
यानी इतने क्षेत्रों तक रोजगार बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम निष्कर्ष निकालें कि अर्थात सिर्फ एक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होती है। दैट इज बाई इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट्स in only one sector there is an increase in employments in each sector direct and indirectly। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तरीके से अदर सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। चलिए अब आगे कृषि की आवश्यकता में आगे है संगठित और असंगठित क्षेत्र, इसको अगली वीडियो पे देखेंगे।